अध्याय 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप। हम किताब से आपको पढ़ाते जाते हैं और आप किताब खोलकर पढ़ते जाइएगा। हम पीडीएफ से नहीं पढ़ाते हैं, आपको बोर्ड पर समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने इसमें कुछ स्थल स्वरूपों को जरूर देखा होगा। जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं, ये वाली, ठीक है। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं होती। पृथ्वी की जो सतह होती है ये सभी एक जगह एक समान नहीं होती। कहीं पर्वत होते हैं, कहीं पठार होते हैं, कहीं जल होता है तो कहीं मैदान होते हैं। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। तो पता नहीं कितने प्रकार के, अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं, आकृति। स्थल रूप मतलब आकृति। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे होते हैं तो कुछ भाग नीचे होते हैं तो कुछ भाग समतल होते हैं। तो ये स्थल स्वरूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। अब ये सोचो कि जो इतने मतलब प्रकृति की पृथ्वी के इतने अनगिनत स्थल रूप होते, कहीं ऊंचा, कहीं नीचा, कहीं समतल, तो ये बनते किस तरह हैं? तो ये दो प्रक्रियाओं के द्वारा बनते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठी जाती है तो कहीं धंस जाती है, ठीक है। जैसे ये हम पृथ्वी की सतह पर ये मैदान पर खड़े हुए हैं तो मैदान पर ये धीरे धीरे गति हो रही है। तो कहीं पर देखो आंतरिक बल के कारण, किसके बल के कारण? आंतरिक बल के कारण जो पृथ्वी है वो धीरे धीरे अपनी जगह से कहीं ऊपर उठ रही है तो कहीं नीचे उठ रही है। फिर देखो पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन किसे कहते हैं? अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई, ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदान में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि पृथ्वी पर दो प्रकार के बल लगते हैं। ये नोट्स में लाने बल, पृथ्वी के बल दो होते हैं, एक आंतरिक, एक बाह्य, ठीक। पृथ्वी के बल दो होते हैं, एक आंतरिक बल, एक बाह्य बल। और देखो फिर इनकी प्रक्रिया के आधार पर हम इन्हें तीन प्रकार के स्थल रूपों को हम तीन प्रकार से बांट सकते हैं पढ़ने के लिए। तो पहला हुआ पर्वत, दूसरा हुआ पठार और तीसरा हुआ मैदान, ठीक। वैसे अनगिनत स्थल रूप हैं लेकिन हम पढ़ने के लिए सिर्फ तीन, एक पर्वत, एक पठार और एक मैदान में बांटेंगे। और पृथ्वी पर दो बल लगते हैं, एक आंतरिक बल जो अंदर से लगता है और बाह्य बल जो बाहर से लगता है, ठीक है। अब देखो एक अपर्दन है, अपर्दन, और एक है निक्षेपण। तो अब ये अपर्दन क्या है और निक्षेपण क्या है तो इसको समझो। जैसे मान लो ये हुआ हमारा पर्वत, ठीक। अब ये पर्वत के ये मिट्टी हो गई, ठीक है। तो अपर्दन क्या है कि यहाँ पास मान लो हवा चली, ठीक। क्या चली? हवा, वायु। तो जो यहाँ धूल है, धूल है, वायु अगर चली तो यहाँ की जो धूल है उड़ा के बाहर ले जाएगी, यहाँ से उड़ा के यहाँ से बाहर ले जाएगी। तो जब यहाँ से उड़ा के बाहर ले जाएगी तो मान लो इधर जाके जमा कर दिया, इधर जाके जमा कर दिया। समझ में आ रहा कुछ? यहाँ से वायु द्वारा धूल उड़ा के यहाँ से जमा कर दिया, यानी कि यहाँ से कट रहा है, ये पर्वत की नहीं कट रहा, यहाँ की जितनी धूल थी वहाँ से निकाल के यहाँ जमा कर दिया। और मान लो एक ये हुआ तो ये यहाँ की मिट्टी थी, इसको जल के द्वारा, ठीक है। यहाँ से मान लो नदी आ रही है, यहाँ से नदी आ रही है, ठीक। यहाँ से नदी आ रहा है, तो यहाँ से जब नदी आ रहा है तो यहाँ से इसको पानी से बहा के, ठीक है, तो इसको पानी से बहा के ये मिट्टी को काट सकता है, पानी की नहीं काट सकता। नदी के किनारे काट देता है, तो यानी कि यहाँ से काट सकता है। और जब ये काटेगा तो यहाँ की जो मिट्टी होगी बह के यहाँ आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, ठीक है। तो मतलब कि चाहे वायु द्वारा हो या जल द्वारा हो या फिर किसी अन्य के द्वारा हो, वायु, जल या फिर किसी अन्य प्रक्रिया के कारण मिट्टी का, पृथ्वी के किसी भाग का टूटना। देखो यहाँ से हवा के द्वारा धूल उड़ा के यानी कि इसको काट के इतना कर दिया,
इसको यहाँ के काट के कर दिया, यानी उड़ा के यहाँ ले गया ना। और यहाँ से पानी आया, यानी कि इसको उड़ा के ले गया, मतलब बहा के यहाँ की मिट्टी ले गया, यानी कि इसको भी काट के सिर्फ इतना कर दिया, यानी कि वायु के द्वारा अपर्दन कर दिया। अपर्दन इसी को कहते हैं। अपर्दन समझ में आया कि मतलब कि चाहे वायु हो या जल के द्वारा पृथ्वी की सतह का टूटना क्या कहलाता है? अपर्दन कहलाता है। अपर्दन समझ में आया? परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है। वायु या जल के द्वारा पृथ्वी की सतह टूट रही है ना, पृथ्वी की सतह टूट रही है तो उसे हम अपर्दन कहेंगे। और ये ढेर लग रहा है, ढेर लग रहा ना, यहाँ से टूट के जब कहूँ जाई, मतलब गिर जाई तो कहूँ तो जावे करी ना, तो यहाँ से गिर रहा है तो यहाँ ढेर लग रहा। कहाँ ढेर लग रहा है? यहाँ। तो इसको हम क्या कहेंगे? निक्षेपण कहेंगे। ठीक, तो समझ में आया? अपर्दन, मिट्टी का कटना अपर्दन कहलाता है और मिट्टी का जमा होना निक्षेपण कहलाता है। बस हमने अभी स्थल रूपों की 3 बताए। कौन कौन से बताए? एक पर्वत, दूसरा पठार और तीसरा मैदान। अब हमको इनको एक एक करके पढ़ना। पहले पर्वत पढ़ेंगे, फिर पठार पढ़ेंगे और फिर मैदान पढ़ेंगे। और अगर हमारी आवाज़ मतलब अगर हम तेज़ गति से पढ़ते हैं तो आराम आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे पर्वत। ठीक, देखो पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई होती है। तो अधिकतर देखे होगी कि पर्वत इस तरह होती है कि नहीं होती? तो पर्वत पता है ना किस तरह होती है? तो पर्वत जो होती है यहाँ ये प्राकृतिक ऊंचाई होती है, यानी कि ये अपने आप उठी होती है। तो ये उठती किस कारण है? जो पृथ्वी, पर्वत, पठार और मैदान बनते किस कारण बनते हैं? पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण। पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण। तो ये पर्वत का निर्माण किसके कारण हुआ है? आंतरिक बल के कारण। ठीक है, तो आंतरिक बल किस तरह लगता है फिर अगले नेक्स्ट अध्याय में, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अभी सिर्फ इतना समझो ऊपर ऊपर। फिर देखो पर्वत का शिखर छोटा था तथा आधार चौड़ा होता है। पर्वत का जो शिखर समझते हो ना, यानी कि ये पर्वत हुआ, शिखर ये हुआ। तो शिखर जो होता है वो छोटा होता है और थोड़ा सा चौड़ा होता है, ज़्यादा सपाट नहीं होता। तो ये हुआ पर्वत। फिर यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे आप ऊंचाई, जैसे जलवायु ठंडी होती है। देखो जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। ये क्वेश्चन नोट करने लायक है। देखो जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान, यानी कि जो ताप है वो कम होता जाएगा, मतलब गर्मी कम होती जाएगी। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे गर्मी, जैसे आप भरौत पहाड़ पर हैं, ठीक है, तो भरौत पहाड़ के नीचे साइड ज़्यादा गर्मी लगेगी, बहुत गर्मी होगी। ठीक, फिर जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ते जाओगे तो इधर आओ, इधर कम गर्मी लगेगी, और फिर इधर पहुँचे, गर्मी लिखा है ना, फिर इधर पहुँचे तो इधर पहुँचेगी तो ठंड लगेगी, और जैसे इधर पहुँच गए सबसे चुंडी में तो यहाँ से ज़्यादा ठंड लगेगी। तो समझ में आया? देखो जैसे जैसे तुम पहाड़ पर चढ़ते जाओगे जैसे जैसे गर्मी कम होती जाएगी और ठंडी बढ़ती जाएगी। इसीलिए जो हिमालय होता है तो हिमालय में क्या पड़ती है? बर्फ़ पड़ती है, क्योंकि वो सबसे ऊंची पर स्थित है ना। तो जब वहाँ सबसे ऊंचाई पर स्थित है तो वहाँ बर्फ़ पड़ती है, लेकिन नीचे साइड गर्मी पड़ती है। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे वैसे वैसे तापमान घटता जाएगा और ठंडी बढ़ती जाएगी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है कि बढ़ता है। ठीक है, याद रखना कि ऊंचाई बढ़ने पर, यहाँ से लिख सकते हो, ऊंचाई बढ़ने पर ताप कम होता जाता है। फिर कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं जिसे हिमानी कहते हैं। अब जैसे हिमालय में हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, तो जब बर्फ़ जमी रहती है तो वहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं तो उसे हम हिमानी कहते हैं। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है, कृषि योग्य भूमि नहीं होती। अब ये बताओ, अगर तुम पर्वत पर हो तो क्या यहाँ कृषि होगी, खेती होगी? पर्वत पहाड़ पर कृषि कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, खेती नहीं कर सकते। अब यहाँ पास जब खेती नहीं होगी तो क्या मानव निवास करेगा? मानव तो नहीं होगा ना यहाँ।
पर्वत पर मानव तो नहीं होगा, कृषि नहीं होगी तो मानव नहीं होगा, जीव जंतु बस होंगे। अब देखो अगर यहाँ परमानेंट बर्फ है, अब ये पता चला ना कि यहाँ बर्फ क्यों रहती है, बर्फ क्योंकि ऊंचाई तापमान बढ़ने पर यानी ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता जाता है, तो इसीलिए यहाँ बर्फ रहती है, यहाँ बर्फ रहती है। अब बर्फ की जो नदियाँ होती हैं, जो बर्फ की नदियाँ होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, हिमानी। ठीक है, बर्फ की जो नदियाँ होती हैं उसे क्या कहते हैं, हिमानी। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो ये एक पर्वत हुई, ठीक, और फिर यहीं दूसरी पर्वत आ गई, फिर यहीं तीसरी पर्वत भी आ गई, यहाँ चौथी पर्वत आ गई, या फिर इस तरह पर्वत आ गई, यानी कि एक पर्वत ये थी, दूसरी पर्वत ये आ गई, एक पर्वत मतलब ये पहली पर्वत है, ये दूसरी पर्वत आ गई, ये पहली पर्वत है, तीसरी पर्वत आ गई, पहली दूसरी तीसरी, यानी कि जब पर्वत इकट्ठा होंगे, पर्वत इकट्ठा होंगे तो इसे हम पर्वत श्रृंखला कहेंगे, पर्वत श्रृंखला। ठीक, यानी कि जब पर्वतों का समूह होगा तो उसे हम पर्वत श्रृंखला कहेंगे, और केवल एक पर्वत होगी तो हम सिर्फ इसको पर्वत बोलेंगे। अगर इसका कोई नाम पूछेगा तो बोल देना कि ये पर्वत श्रृंखला है, यानी कि पर्वतों का झुंड। ठीक है, यानी कि समूह, भीड़, जैसे मानव के समूह को भीड़ कहते हैं, जब अकेला होता है व्यक्ति तो उसे अकेला कहते हैं। इसी प्रकार अगर पर्वत अकेला है तो उसे हम पर्वत कहेंगे, लेकिन अगर भीड़ में है तो उसे पर्वत श्रृंखला कहेंगे। जैसे देखो बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के होते हैं। समानांतर समझते हो, समानांतर मतलब एक दूसरे के बराबर, और बहुत से पर्वत समानांतर होते हैं और बहुत से पर्वत क्षैतिज होते हैं, एक के नीचे एक। तो समानांतर इस तरह हो गया और क्षैतिज इस तरह हो गया। ठीक, और जैसे हिमालय, अल्पास तथा एंडीज प्रमुख एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। जैसे हिमालय जो है, हिमालय पर्वत तो पता है ना एशिया में है। अल्पास जो है यूरोप में है, हमने अभी नहीं पढ़ा। एंडीज तो हमने कल बताया था ना, कल की वीडियो में। एंडीज उत्तर अमेरिका की सबसे दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखला। ठीक है, देखो पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। अब पर्वत जरूरी थोड़ी है कि मतलब एक ही आकार के होंगे, पर्वत तो कई आकार के होते हैं। अब पर्वतों के निर्माण, कई पर्वतों के नाम देख लो, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। अब आप कक्षा 6 में सिर्फ प्रकार जानिए कि जैसे 7, 8 या फिर अन्य बड़ी क्लास में पहुंचेंगे तो हम इनको, ये वलित पर्वत किस प्रकार होते हैं, किस तरह बनते हैं, और ज्वालामुखी के द्वारा किस तरह पर्वत बनते हैं, बृहस्पति पर्वत के द्वारा किस तरह बनते हैं, वो हम अगले नेक्स्ट अध्याय में पढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। अभी आपका लेवल सिर्फ इतना समझने लायक है, तो आप अभी इतना समझें। फिर ये बहुत सारे पर्वत होते हैं। जैसे देखो यहाँ से भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत। अगर इसका कुछ उदाहरण लिखना हो तो उदाहरण लिख सकते हो, जैसे अरावली पर्वत, ये एक उदाहरण हुआ। जैसे देखो भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली पर्वत ये विश्व की सबसे पुरानी है। ठीक है, विश्व की सबसे पुरानी, और ये कहाँ है, किस देश पर है, तो ये भारत पर है। ठीक, ये भारत पर है अरावली पर्वत श्रृंखला, और विश्व की सबसे पुरानी है। यहाँ पुरानी नहीं लिखा हमने, पुरानी, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत। और फिर देखो उत्तर अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं तथा इनकी ऊंचाई कम होती है। तो अगर वलित पर्वत की विशेषताएं देखना हो तो वलित पर्वत हमेशा इनकी ऊंचाई कम होती है, इनकी ऊंचाई कम होती है। कारण इसलिए कि ये अपर्दन के द्वारा घिस जाते हैं। देखो जो वलित पर्वत होते हैं वो पुराने हो चुके हैं, अब जो पुराने हो चुके हैं तो अब धीरे धीरे घिस जाएगा कि नहीं घिस जाएगा। अब जो नई चीज़ होती है वो हमेशा चमकदार होती है, लेकिन जो ओल्ड चीज़ होती है, जो पुरानी चीज़ होती है, तो वो चमकदार तो नहीं होती ना। तो ये जो है देखो यहाँ से ये इस तरह थी, इस तरह घिसते 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 इस तरह हो गई, तो ये वलित पर्वत हुआ। ठीक है, वलित पर्वतों की ऊंचाई कम होती है। क्वेश्चन पूछेगा कि वलित पर्वत, तो अरावली के पर्वत, और जो तुमने यूराल पर्वत भी पढ़ा होगा, और अगर देखा हो जाए तो एंडीज पर्वत भी पढ़ा है, एंडीज पढ़ा है ना। और एंडीज के बाद रॉकी होता है, रॉकीज। तो बस इतना समझो, ये वलित पर्वत हैं और इनकी ऊंचाई कम होती है। और क्योंकि अपर्दन के कारण ये घिस जाते हैं, या अपर्दन के कारण ये
घिस जाते हैं, इसीलिए इनकी ऊंचाई कम होती है। ठीक है, देखो पहला वलित पर्वत था, दूसरा भ्रंशोत्स पर्वत। अब इनका निर्माण कैसे होता है, देखो जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तो देखो मान लो एक ये बड़ा भाग था, ठीक, समझो, एक ये बड़ा भाग था, ये भाग था, और एक ये भाग था, या फिर इस तरह समझो। देखो भ्रंशोत्स पर्वत किस तरह बना है, मतलब पर्वत किस तरह बनते हैं, हमने वलित पर्वत को तो नहीं बताया किस तरह बनते, लेकिन इसको देखो किस तरह। मान लो एक ये था, ठीक, एक भाग ये था, और एक भाग ये था, और एक भाग ये था, ठीक, 3 भाग थे, ठीक, ए बी सी, ठीक, 3 भाग थे। तो अब देखो कैसे हुआ, तो यानी कि ये जो था यहाँ गया, और फिर ये जो है ये इन दोनों जब आपस में टकराए तो ये टूट गया, ये टूट गया, तो ये जब टूटा तो ये नीचे गिर गया इस तरह, और ये इस तरह ऊपर उठ गया, और ये इस तरह ऊपर उठ गया। तो मतलब ये नीचे उठा ना, ये जब नीचे उठा ये, तो यानी कि ये जो जगह बन गई, ये जो जगह, तो यानी ये दोनों पर्वत कहला गए, भ्रंशोत्स पर्वत, और ये भ्रंशोत्स घाटी कहला गई। मतलब यहाँ से देखो, अब यहाँ से जो अगर व्यक्ति जो खड़ा होगा तो ये इसको तो पर्वत दिखेगा ना, यहाँ जो व्यक्ति खड़ा होगा तो इसको पर्वत दिखेगा, लेकिन जो यहाँ खड़ा होगा तो इसको तो ये खाई दिखेगी कि ना दिखेगी। ठीक है, तो यानी कि जब इन दोनों आपस में टकराने, तो ये एक बड़ा भाग जब नीचे गिरा, ये वाला जो बड़ा भाग नीचे गिरा, तो यहाँ गड्ढे हो गए, मतलब ये खाई बन गई, तो ये हुआ भ्रंशोत्स घाटी जिसे कहते हैं, और इन दोनों हुए भ्रंशोत्स पर्वत। समझ में आया कुछ? अब जैसे उदाहरण की यूरोप की राइन घाटी, वाजेस पर्वत, देखो अगर उदाहरण के तौर पर पूछ सकता है तो यूरोप की राइन घाटी इसी तरह बनी है, जैसे ये हुई, मान लो ये राइन घाटी है जो हमने बताया, समझ में आया? मतलब ये अगर देखो ये 3 तरह थे इस तरह, बस एक नीचे आ गए, यानी कि ये और ये नीचे आ गया, ठीक है, ये तो यानी कि ये अपनी जगह से हिल गया। ठीक है, 3 लोग खड़े थे, एक नीचे गिर गया, तो यानी कि यहाँ से क्या बन गई, खाई बन गई, और इन दोनों का बन गए, पर्वत बन गए। ठीक है, अगर उदाहरण पर तो यूरोप की राइन घाटी एक उदाहरण लिख सकते हो। सॉरी, अब हम बात करेंगे ज्वालामुखी पर्वत के बारे में। देखो ज्वालामुखी होते कैसे हैं, तो मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है, तो यानी कि देखो जब पृथ्वी पर 2 प्लेटें टकराएं इस तरह, यानी कि ये आया और ये आया, जब इन दोनों आपस में लड़ने लगे, ठीक, तो जब इन दोनों आपस में लड़ने लगे तो ये एक प्लेट, इन दोनों जब टकराई तो ये एक प्लेट और ये एक प्लेट ये नीचे आ गया। ठीक है, समझ में आया कुछ? तो जब ये नीचे आ गया तो देखो पृथ्वी इतनी गर्म रहती है कि ये पिघलने लगता है, ये क्या होता है, पिघलने लगता है। ठीक, पृथ्वी के अंदर तो बहुत सारा लावा भरा, मैग्मा भरा है, तो यानी कि पृथ्वी बहुत अंदर से बहुत गर्म है, तो जब पृथ्वी अंदर से बहुत गर्म है तो ये क्या होता है, पिघलने लगता है। जब ये पिघलने लगता है तो अब देखो, अब अंदर से ये तो पिघलने लगा ना, तो अब जब ये पिघलने लगा, अंदर से लावा है यानी कि आग है, आग समझो आग। ठीक है, जब अंदर से आग हुई है तो इसको तो बाहर निकलना है ना, तो ये क्या करेगा कि यहाँ से आसपास देखेगा, तो जो सबसे कमज़ोर होगा, जैसे यहाँ से जगह दिख रही ना उसको, जो सबसे कमज़ोर होगा, देखो यहाँ से मारेगा एक झटका तो ना टूटेगा तो ना निकलेगा, अगर यहाँ से मारा झटका यहाँ से ना टूटा तो नहीं, अगर यहाँ से मारा झटका अगर यहाँ से टूट गया, ठीक है, तो मान लो यहाँ से टूट गया तो एक मतलब कि अचानक से बाहर निकलेगा। जब बाहर निकलेगा तो ये देखो जब आग ही बाहर निकलती है तो क्या होता है, जब पिघला हुआ कोई, अगर मान लो तुम किसी गुड़ मान लो पिघलाए, अगर गुड़ पिघलाए के डाल दिए तो बहने लगता है ना और जम जाता है सीधे, तो यानी कि ये जैसे बाहर निकला लावा तो यानी कि ये जम गया, जमा, तो और ये जब जमा तो यानी कि ये ऊंचाई की रूप धारण कर लिया। किसका रूप धारण कर लिया, ऊंचाई का। मान लो कि इतना ऊंचा जम गया तो इससे क्या कहेंगे, ज्वालामुखी पर्वत। यानी कि जब यहाँ से निकला ज्वालामुखी हुआ तो यानी कि जब ये ऊपर उठा तो ये क्या हुआ, आसपास जलने लगा, और जब जलने लगा मतलब जम गया तो यानी कि ऊपर आके इतना सारा जम गया, तो यानी कि ये उठा हुआ भाग हो गया, यानी कि पर्वत हो गया। ठीक है, तो इसे हम ज्वालामुखी पर्वत कहेंगे। अगर उदाहरण पर देखना हो तो उदाहरण में है एक ज्वालामुखी पर्वत जो है किलिमंजारो,
किलिमंजारो, ठीक, और एक है फ्यूजियामा, फ्यूजियामा। और ये किलिमंजारो कहाँ है? तो किलिमंजारो दक्षिण अमेरिका में है। किलिमंजारो कहाँ है? दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो। और एक है ये फ्यूजियामा जापान में है। तो अगर उदाहरण के तौर पर लिख सकते हो, ये पता चला कि ज्वालामुखी पर्वत किस तरह बनते हैं। अब ये मान लो ये है, इसके अंदर आग भरी है, इसको बाहर निकलना, अब ये ताके अब निकल नहीं रहा। एक दार्जिलिंग की जैसे निकला तो वैसे ये फूटा, तो अब यहाँ से तो गुस्सा भरा रहा है, अब पूरी अपनी जान गुस्सा इसमें लगा दिया, तोड़ने में, दीवार तोड़ने में। जहाँ तोड़ा एक दार्जिलिंग की इतनी ऊपर तक फुब्बारा गया और यहीं से जमना शुरू हो गया। और जब यहीं से जमना शुरू हो गया तो ये पर्वत का रूप धारण कर लिया। ठीक है, तो इसी तरह जो हमारे अमेरिका में किलिमंजारो है और फ्यूजियामा जापान में है। भारत जैसे देखो, पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहकार होते हैं, मतलब कि जो पर्वत होते हैं उनमें क्या होता है? पानी होता है। ठीक, बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों से स्थित हिमानियों से होता है, मतलब कि जो पर्वत पर जो पानी बर्फ़ होती है जैसे हिमालय पर, तो वहाँ से नदियाँ बहती हैं। फिर देखो, जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटी तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। तो पर्वत समझ में आया कितने प्रकार के होते हैं? एक वलित पर्वत, भ्रंशोत्त पर्वत और तीसरा ज्वालामुखी पर्वत। अब हम बात करेंगे पठार के बारे में कि पठार क्या होता है। तो देखो, पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। तो मतलब कि जो पठार, देखो पर्वत इस तरह, पठार में क्या होगा? सिर्फ सपाट होगा। देखो, पर्वत में चोटी होती है, उठे हुए दोनों भाग होते हैं। ठीक है, अब पर्वत और पठार में अंतर ना पता चलेगा। देखो, उठे हुए दोनों भाग होते हैं, तो ये जो पर्वत होता है ये इनमें चोटी होती है, लेकिन जो पठार होता है यानी कि ऊपर उठा हुआ होता है, लेकिन बीच में यहाँ क्या होता है? सपाट होता है। ठीक है, यहाँ मैदान होता है, तो यानी कि यहाँ से उठा हुआ होगा और फिर यहाँ से सपाट हो जाएगा। तो पठार समझ में आया किस तरह होता है सुमित? देखो, पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। जैसे भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। जैसे भारत का दक्कन पठार एक पठार है, उसमें लिखा रहेगा ना भारत का दक्कन का पठार था। दक्कन का पठार कहाँ है? भारत में। केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का तिब्बती पठार। तो इस सबसे ये पठार में ये लिख लो कि पठार समझ में आया ना किसे कहते हैं। और पठार में लिख लो कि सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंचा पठार ये है तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। और दूसरा सबसे ऊंचा, दूसरा सबसे ऊंचा पठार ये बोलीविया का पठार, बोलीविया का पठार। ठीक, ठीक है, सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार और दूसरा सबसे ऊंचा पठार तो बोलीविया का पठार। ठीक है, तो ये समझ में आया कुछ। तो हम बात करेंगे पृथ्वी की तीसरी स्थलाकृति मैदान के बारे में। तो मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। देखो, जो मैदान इस तरह होते हैं, ठीक, तो मैदान जो होते हैं इस तरह होते हैं। तो मैदान के उपयोग क्या क्या हैं? देखो, मैदान में ही कृषि होती है। खेती कहाँ होती है? खेती कहाँ होती है? मैदान में होती है। ठीक, और दूसरी बात, इसमें ही जनसंख्या निवास करती है। इसमें हम लोग जहाँ निवास हैं वो किस पर निवास करते हैं? मैदानी क्षेत्र पर निवास करते हैं। और पशुपालन यहीं होता है, पशुपालन यहीं होता है। और सबसे उपयोगी मानव जीवन के लिए सबसे उपयोगी अगर कोई चीज़ है तो वो क्या है? मैदान। मैदान एकदम सपाट होते हैं, समतल होते हैं। यहीं पर कई मैदान होते हैं। जैसे देखो, तो ये हमारा अध्याय खत्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट 7 अध्याय में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।